आज आप लोगों के लिए मैं ऑफलाइन लेकर के स्टैट के क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ। तो कुछ मैं इसमें आप लोगों के लिए स्टैट के क्वेश्चंस सॉल्व करके बताऊंगी जो कि यूजीसी नेट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। यूजीसी नेट, जेआरएफ एंड पीजीटी, इन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस। स्टैट एमसीक्यू पहला है, अच्छे औसत की आवश्यक तत्वों में से क्या नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 है, ये सभी मूल्यों पर आधारित होता है। ये तो सही बात है, सभी मूल्यों पर आधारित होना चाहिए। चरम मूल्यों का न्यूनतम प्रभाव होता है, जो एक्सट्रीम वैल्यूज होते हैं उनका कम प्रभाव अच्छे एवरेज पर होता है। ये भी सही है। स्पष्ट एवं स्थिर परिभाषा, ये भी अच्छी क्वालिटी को बताता है। प्रतिचयन के परिवर्तन का अधिकतम प्रभाव, अब देखो प्रतिचयन क्या है, सैम्पलिंग। सैम्पलिंग के परिवर्तन का अधिकतम प्रभाव नहीं होता है। अगर अच्छा एवरेज है तो सैम्पलिंग का जो चेंज होता है, सैम्पलिंग हम जब करते हैं उसके जो चेंजेस होते हैं उसके कम से कम प्रभाव पड़ते हैं। तो ये ऑप्शन जो है हमारा गलत है, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 2, किसी श्रेणी में बहुलक मूल्य क्या होता है। स्टूडेंट, आई एम आस्किंग अबाउट मोड। तो देखो, मोड को कहते हैं कि जो चीज फैशन में है उसको हम कहते हैं मोड। तो किसी श्रेणी में बहुलक वो मूल्य होगा जो फैशन में है, मतलब बहुत बार आया है ना। तो सर्वाधिक आवृत्ति वाला मूल्य बहुलक कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 3, समांतर माध्य की विभिन्न मूल्यों के विचलनों के वर्गों का योगफल क्या होता है। अब देखो, समांतर माध्य जो है उसके विभिन्न मूल्य के विचलनों के वर्गों का योगफल जो है वो न्यूनतम होना चाहिए, है ना। x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर जो है वो न्यूनतम होता है। क्वेश्चन नंबर 4, समांतर माध्य के गुण में क्या नहीं है। अभी मैंने पूछा है कि जो हमारा एरिथमेटिक मीन होता है उसकी क्वालिटीज में क्या नहीं है। पहला दिया है, श्रेणी के सभी पदों पर आधारित होता है, बिल्कुल सही है। चरम मूल्यों को अधिक महत्व देता है, नहीं, है ना। ये बिल्कुल भी गुण में नहीं है, ये तो उसके अवगुण में आता है। चरम मूल्यों को अधिक महत्व देना, सरलता और निश्चितता, ये उसके गुणों में आती है। क्वेश्चन नंबर 5, देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 में मैंने बोला है 40, 80 और 20 का जियोमेट्रिक मीन निकालना है ना। तो जियोमेट्रिक मीन निकालने के लिए अब हमारे पास 3 अंक दिए गए हैं, 40, 80 और 20। तो इसको हम इस तरीके से निकालेंगे, 40, 80 एंड 20, ठीक है। इन सभी को अगर हम आपस में मल्टीप्लाई कर ले तो 65,000 हो जाएगा। अब इसको हम और तोड़ सकते हैं, 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 जा 16, 4 जा 64 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 हो जाएगा ना। 4 को 4 बार लिख दो तो 64, और इसको 3 बार में तोड़ दो 10। तो यहाँ पर हमारा जो वैल्यू आएगा स्टूडेंट वो क्या आएगा, रूट हटाने के बाद 4 इंटू 10 तो इज इक्वल टू 40, ठीक है। अब देखो, ज्योमेट्रिक मीन निकालते हैं उसमें जितनी वैल्यूज पूछी जाती है उसके अकॉर्डिंग निकालते हैं। अगर 40 और 80 सिर्फ 2 वैल्यू होते तो यहाँ रूट होता, लेकिन यहाँ पर 3 वैल्यू है तो यहाँ पर क्यूब, मैंने क्यूब दे दिया है। तो हमारा सही जवाब होगा 40। माध्यिका के दोष में निम्नलिखित में से क्या है। निर्धारण संबंधी कठिनाइयां, दोषपूर्ण प्रतिनिधित्व, बीजगणितीय विवेचन संभव ना होना, या ऑल ऑफ द अबव। तो स्टूडेंट, इसके दोष में सभी कुछ आते हैं। माध्यिका को निर्धारित करना थोड़ा कठिन होता है, इसका जो फंक्शन होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो भी बहुत ही ज्यादा कठिन होता है। और सबसे पहले तो उसको हमें अवरोही क्रम में या आरोही क्रम में सजाना पड़ता है। दूसरा, दोषपूर्ण प्रतिनिधित्व और बीजगणितीय विवेचन इसका संभव नहीं है। निम्नलिखित में से क्या सत्य है। अब देखो, 3 जो एवरेज है उनके बीच का संबंध है ना। ये हमारा जो x बार है इसको हम कहते हैं समांतर माध्य, समांतर माध्य, और इसको हम कहते हैं गुणोत्तर माध्य, और इसको हम कहते हैं हरात्मक माध्य। तो इन तीनों में क्या संबंध स्टूडेंट। तो देखो, पहला ही मुझे सही जवाब मिल गया कि x बार जो होता है वो बड़ा होता है, अरिथमेटिक मीन बड़ा होता है, ज्योमेट्रिक मीन उससे छोटा होता है, और हार्मोनिक मीन सबसे छोटा होता है। तो देखो, निम्नलिखित ये जो इक्वेशन है बिल्कुल सही है। इसमें
पहला तो इन तीनों के बीच में ये संबंध होता है कि अरिथमेटिक मीन बड़ा होता है, ज्योमेट्रिक मीन उससे छोटा, और हार्मोनिक मीन उससे छोटा। एक और इनके बीच में रिलेशन है स्टूडेंट, वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि अगर हम ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू रूट ओवर अरिथमेटिक मीन इनटू हार्मोनिक मीन, ये दो रिलेशन होते हैं इन तीनों माध्यों में। अच्छा, अब 8वां क्वेश्चन है, मध्यम स्तर के सहसंबंध में गुणांक सामान्यतः कितना होता है। ये मैंने आपसे पूछा है कि कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो है उसमें 3 लेवल होते हैं स्टूडेंट, एक होता है हाई लेवल का, एक हाई लेवल का होता है, एक मीडियम लेवल का होता है, और एक लो लेवल का होता है। तो मैंने आपसे पूछा है कि मीडियम लेवल पर कोरिलेशन कोएफिशिएंट का वैल्यू क्या होता है। तो देखो मैं आपको तीनों बताती हूँ। उच्च लेवल पर अगर हम जाते हैं तो 0.75 से लेकर के +1 तक वैल्यू जाती है सहसंबंध गुणांक की। मध्यम स्तर पर हम जाते हैं तो 0.25 से 0.75 तक की वैल्यू जाती है सहसंबंध गुणांक की, और लोअर वैल्यू की हम बात करें तो 0 से 0.25 तक की वैल्यू जाती है। ये तब है जब ये धनात्मक हो। इसी को अगर हम ऋणात्मक कर देंगे तो उच्चतम की वैल्यू जाएगी -0.75 से लेकर के -1, मध्यम की वैल्यू जाएगी -0.25 से लेकर के -0.75, और 0 से लेकर के -0.25। ठीक है, तो हमने यहाँ पूछा मध्यम स्तर के सहसंबंध गुणांक में कितना होता है, तो 0.25 से 0.75। अब देखिए एक प्रोबेबिलिटी का सवाल है, एक पासा फेंका जाता है तो 1, 2 और 3 आने की प्रायिकता क्या है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 1, 2 एंड 3। हमें पता है स्टूडेंट प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता, प्रायिकता को हम क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी के प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला है वो क्या है, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, number of favorable cases by total number of cases, total number of cases। तो यहां पर देखो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस क्या है, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस में कितने क्या क्या आना है, तो 1, 2 और 3, 3 फेवरेबल केसेस है तो हम लिखेंगे 3, एंड टोटल कितना आ सकता है, तो 6। तो हमारा हमारी जो प्रायिकता होगी 1/2। क्वेश्चन नंबर 10, किरण मापने की विधि में विचरण माध्य विधि कौन सी है। मैंने आपसे पूछा है विचरण माध्य विधि, है ना। अब किरण मेथड ऑफ एवरेजिंग डेविएशन, अब किरण को हम जब मापते हैं मेथड ऑफ एवरेजिंग डेविएशन, तो अब किरण मापने की विधि में विचरण माध्य विधि कौन सी है, विस्तार, अंतर चतुर्थक विस्तार, पंचम विस्तार या प्रमाप विचलन। तो देखो स्टूडेंट मैं आपको इसके बारे में बता दूं, विचरण माध्य विधि इसको हम कहते हैं मेथड ऑफ एवरेजिंग डेविएशन, मेथड ऑफ एवरेजिंग डेविएशन। ये दो तरीके का मेथड होता है स्टूडेंट, एक होता है चतुर्थक विचलन, दूसरा होता है माध्य विचलन, और तीसरा होता है प्रमाप विचलन। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं चतुर्थक विचलन, क्वार्टाइल डेविएशन, दूसरा माध्य विचलन जिसको हम कहेंगे मीन डेविएशन, और तीसरा प्रमाप विचलन जिसको हम कहेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये विचलन की माध्य विधि है, ये विचलन को मापने की, जो अभी क्वेश्चन में मैंने पूछा है, विचलन को मापने की माध्य विधि है। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन। अच्छा, विचलन को मापने की एक सीमा विधि भी होती है, दो विधि होती है, ये हमारी पहली विधि है, दूसरी विधि है हमारी सीमा विधि जिसको हम कहते हैं लिमिट्स मेथड। तो इसमें दो होता है, पहला होता है विस्तार, हम विचलन को मापने के लिए हम रेंज निकालते हैं, और दूसरा होता है अंतर
चतुर्थक विस्तार। तो ये दो तरह की विधि में अंतर चतुर्थक विस्तार, इसको इंग्लिश में कहा जाता है इंटर क्वार्टाइल रेंज। इंटर क्वार्टाइल रेंज। तो स्टूडेंट, ये जो मैंने क्वेश्चन किया है आपसे अपकिरण मापने की विधि में विचलन माध्य विधि कौन सी है? मेथड ऑफ एवरेजिंग डेविएशन। तो देखो, मेथड ऑफ एवरेजिंग डेविएशन या विचलन को मापने की माध्य विधि में ये तीन विधियां हैं, चतुर्थक, माध्य विचलन और प्रमाप विचलन, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो हमारा जवाब होगा नंबर 4, प्रमाप विचलन। स्टूडेंट, ये मैंने आप लोगों के लिए स्टैट के कुछ क्वेश्चंस रखे थे। इसी तरीके के और भी स्टैट के क्वेश्चंस को लेकर के मैं आप लोगों के लिए जरूर आऊंगी। थैंक यू।